जो अभी वर्तमान बोधवीर लुड़कुड़िया के डायरेक्टर, साथ में नौरपूप ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, उपस्थित प्रभारी प्रिंसिपल देवानंद सर, सीनियर शिक्षक संतोष सर, शाहबीर सर, उपस्थित सभी बच्चे, मेरे ओर से सभी को जय धर्म। तो सभी बच्चों से मैं कुछ सवाल करते जाऊंगा, ठीक है? हाँ, और कितने मेरे बात को सुने उसके मैं जितना बताऊंगा उसके बाद तुरंत बात पूछूंगा आप लोग से। बताने के लिए एग्री हैं? जितना बात मैं बताऊंगा सारे बात को पूछूंगा, है ना? मेरा क्लास लेने का यही सिस्टम है ना? मैं कर्चा निराशी कर्चा में भी इसी ढंग का क्लास लेता हूँ। जितना बात बताता हूँ उतना बात पूछता हूँ। तो आप लोग बताएंगे? सभी लोग बताएंगे ना? चलिए, तो सभी को सबसे पहले अपने आप को अस्थिर करना है। क्या करना है? अस्थिर करना है। इधर उधर ध्यान नहीं, मेरे आँख के साथ सभी का आँख मिलना चाहिए, ठीक है? कौन क्या कर रहे हैं मैं सभी को देखूंगा, है ना? मेरे साथ आँख मिला करके बात करनी है, सुननी है, ठीक है? हाँ, और जो इधर उधर ध्यान करेंगे मैं खड़ा करूंगा, अपने जगह में खड़े रहेंगे जब तक मेरा स्पीच खत्म नहीं होगा, ठीक है? जो इधर उधर अपने आप को ध्यान भटकाएंगे और मैं देखूंगा, उनको खड़ा करूंगा, वे अपने जगह में खड़ा रहेंगे, ठीक है? हाँ, तैयार हैं आप लोग? सबसे पहला सवाल है मेरा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? पढ़ने के लिए। तो पढ़ने सभी लोग जानते हैं? हाँ, कितने लोग पढ़ने जानते हैं? थोड़ा सा हम लोग ऑडिट करते जाएं। कितने लोग पढ़ने जानते हैं? नहीं, कितने लोग पढ़ने जानते हैं? पढ़ने जानने वाले लोग केवल। कुछ भी चीज़ पढ़ाई माने पढ़ने के लिए कुछ भी चीज़, है ना? तो आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है? क्या क्या पढ़ने जानते हैं आप लोग? कुड़ुक पढ़ने एक कुड़ुक पढ़ने कितने लोग जानते हैं? कुड़ुक पढ़ने वाले कितने हैं? चलिए, कुड़ुक का संख्या ज़्यादा है। अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने लोग हैं? जो किताब आप लोग को मिली है वो टोटल किताब को रीडिंग करने वाले, जो किताब है ना आप लोग के पास में, उस किताब को पूरे रीडिंग कर लेते हैं, पूरे शब्द का उच्चारण आप कर लेते हैं। कितने लोग हैं? बहुत कम संख्या है, नीचे कीजिए। मैं बता दूं, मेरे पास प्रेप क्लास का बच्चा है, 10 क्लास का बुक दे दीजिएगा इंग्लिश का, पढ़ के सुना देगा, एक शब्द मिस्टेक नहीं करेगा, है ना? तो पढ़ने के लिए आप लोग आए हैं, तो आप लोग के पास बुक है ना पढ़ाई के लिए? प्रेप क्लास के मेरे पास 3 बच्चे हैं कर्चा में। कोई किताब अंग्रेजी का दे दीजिए, पढ़ के एक शब्द का उच्चारण बता देगा, मायने मतलब नहीं जानेगा, पढ़ के सुना देगा। कोई भी शब्द अंग्रेजी में लिखने बोल दीजिए, लिख के दिखा देगा, है ना? तो पढ़ने के लिए पहले सीखना है। आप लोग सभी के पास बुक है ना? हाँ, उसके बाद लिखने के लिए कितने लोग जानते हैं? लिखने के लिए कितने लोग जानते हैं? कुछ भी चीज़ बोला जाएगा उसको आप लोग लिख लेंगे? अंग्रेजी में, हिंदी में, कुड़ुक में कुछ भी बोला जाएगा लिख लेंगे? कितने लोग लिखने के लिए जानते हैं? एक हाथ उठ रहा है, 2 हाथ उठा, बाकी लोग नहीं जानते हैं। हाँ, अब आगे चले, हल्ला नहीं करना है, आगे चले। क्या क्या सीखते हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया, सीखते क्या क्या हैं? हाँ, हल्ला नहीं करना ज़्यादा, हाथ उठाना है, केवल हाथ उठाना है, मुंह से हाँ, नहीं निकालना है, हाथ केवल उठाना है। यहाँ से सवाल किया जाएगा। कुड़ुक कितने लोग सीख गए बोलने के लिए? चलिए ठीक है, आवाज़ नहीं, केवल हाथ खड़ा करना है। अंग्रेजी बोलने के लिए कितने लोग सीख गए?
सीख गए लगभग सभी लोग, लेकिन लिखने पढ़ने में थोड़ा परेशानी है ना। हाँ, चलिए यहीं से हम लोग बात को स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं पूछा है ना कि आप लोग कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, है ना। तो सबसे पहला आप यहाँ क्या क्यों आए हैं? पढ़ने, लिखने, सीखने, है ना। तो पढ़ने, लिखने और सीखने का कितना पार्ट्स है आपके पास? पढ़ने, लिखने, सीखने के लिए आपके शरीर में कितने पार्ट्स हैं? कौन कौन है? ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आवाज़ नहीं, ज़्यादा नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग हल्ला नहीं, शांत रहेंगे। हाँ, आवाज़ नहीं, बीच में आवाज़ नहीं देना है ना, बात नहीं करना एक दूसरे से। सबसे पहले हम लोग सीखते कहाँ से हैं? सुन करके। सबसे पहले किससे सीखते हैं? सुन करके, कान से सीखते हैं, है ना। घर में सबसे छोटा बच्चा को देखे हैं, वो बच्चा को बोला जाता है ना, वो सुनता है, सुनने के बाद बोलने के लिए स्टार्ट करता है ना। हाँ, तो स्मरण शक्ति इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मरण शक्ति। जिनके पास सुनने की क्षमता ज़्यादा होना, उसको ज़्यादा याद होता है कोई भी चीज़, उसको लिखने और पढ़ने का ज़रूरत कम हो जाता है। जिनके पास सुनने की आदत नहीं है, वो लोग क्या करते हैं? देख करके सीखते हैं, है ना। कोई चीज़ को देख करके, कोई कुछ काम कर रहा है ना, उसको देख करके सीखते हैं और करने का प्रयास करते हैं, है ना। हाँ, तो सबसे पहला क्या आया? सुन करके, देख करके, उसके बाद कुछ लोग बोल करके सीखते हैं, है ना। कुछ लोग बोल करके सीखते हैं, है ना। अब हम लोग सुन लिए, देख लिए, बोल लिए, अब लिखेंगे किससे? उसके लिए हाथ का ज़रूरत पड़ता है। तो ये हाथ प्रयोग करता है। क्या करता है? प्रयोग करता है ना, जिसको हम लोग लिख करके सीखते हैं। तो मैं बता दूं, सुन करके सीखने की क्षमता 30% होती है। कितने परसेंट होती है? 30%। यानी जो चीज़ को आप ध्यान से सुनेंगे ना, 30% आपका दिमाग में स्टोर हो जाता है। मेमोरी समझते हैं? मेमोरी आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है ना। अब कोई चीज़ को आप देख करके सीखते हैं तो 20% जमा होता है ना। कोई चीज़ को देख करके आप सीखते हैं, वो 20% ही आपके मेमोरी में जमा होता है। जो चीज़ को आप देख के और पढ़ के सीखते हैं, वो भी 30% होता है। जिसको आप लिख करके सीखने का प्रयास करते हैं, वो 10% होता है। समझ गए? तो ज़्यादा परसेंटेज किसमें है? सुनने में, है ना। हम अपनी घर की भाषा सभी लोग जानते हैं ना। कहाँ पढ़े थे? घर की भाषा कहाँ पढ़े थे? कौन पढ़ाया था? कैसे पढ़ाया था? हाँ, बोल के, दिखा करके, है ना। हाँ, आप सीख गए। उसके लिए लिख करके कहीं बताया गया था? नहीं। तो वो कहाँ से सीख पाए? सुनने, है ना। सुनने की जो क्षमता है ना, उसी से सीखे, है ना। देखने की जब क्षमता आई तो देख करके, बोलने की जब क्षमता आई बोल करके, है ना। समझ रहे हैं मेरे बात को? हाँ, तो आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? पढ़ने, लिखने, सीखने, है ना। हाँ, पढ़ने, लिखने, सीखने। और मैं सवाल करते जाऊंगा, पढ़ करके आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऊपर उठाइए, क्या क्या करेंगे आप लोग? एक एक लोग बताइए। एक हाथ उठा है, बताइए आप क्या करेंगे? एक दो लोग से ओपिनियन लेते हैं। सर, मैं आपसे फिर से क्या बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से क्वेश्चन। आप पढ़ाई जो कर रहे हैं ना, इस पढ़ाई को पूरा कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे? मैं इस पढ़ाई को पूरा करके मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। बड़ा मतलब जैसे? कोई काम को, जैसे कि मुझे तो ज़्यादा
इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब कि दिलचस्पी है, तो मैं उसी में मतलब बड़ा करना चाहता हूँ। ठीक है, और कोई जिनको जो समझ में आता है ना, खड़ा होके। और कोई नहीं बोलेंगे? हाँ बोलिए। बिजनेस, हाँ। अच्छा, और कोई जो आपका एम्बिशन है, जो आप सोचे हैं इस पढ़ाई को करने के बाद करने के लिए, उसको बताना है। बच्चियाँ कुछ नहीं करेंगी? हाँ, हल्ला नहीं, आवाज़ नहीं। मेरा पूछने का रीज़न है, जब तक आप एम, निशाना, टारगेट, लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोग से पूछा कि आप पढ़ाई करके क्या करेंगे, है ना। अभी आप लोग सुन रहे थे ना, सर बता रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, सुने ना। आप ही लोग की तरह स्टूडेंट थे, लेकिन उनके पास पढ़ने की जिज्ञासा थी और उस डिग्री को उन्होंने हासिल किया, फॉरेन डिग्री, विदेशी डिग्री, है ना। तब ये भारत का संविधान को लिखने के लिए काबिल बना। तो इसीलिए मैं आप लोग से पूछा कि आप पढ़ के क्या करेंगे। तो एक टारगेट आपको बनानी होगी, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मास्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है, समझ गए। एक लक्ष्य को निर्धारित करना होगा, एक टारगेट को बनाना होगा, एम बनाना होगा, है ना। उसके लिए आपको अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए, उसके लिए मेहनत करना होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? भैया समझ पा रहे हैं मेरे बात को? हाँ। तो आप लोग को एक टारगेट बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? टारगेट, ड्रीम सजाना है, सपना बनाना है। आप क्या करेंगे, है ना। आपके माता पिता यहाँ रहने के लिए पैसा देते हैं ना, क्यों? पढ़ने के लिए, हाँ। लेकिन आप लोग तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अभी तो बोले कि पढ़ने नहीं जानते हैं, हाँ। आपकी माँ पिताजी का सोच है मेरे बच्चे एक दिन काबिल बने, जो समाज में, घर में अपने आप को पूरे लोगों से अलग बनाएं। इसीलिए मेहनत कर रहे हैं ना। किसी के माता पिता केरल में, किसी का बम्बई में, किसी का गुजरात में, है ना, काम करके आपके लिए पैसे भेजते हैं। आप उस पैसे की अगर सदुपयोग ना करें, उसके मूल्यांकन ना, उसका मूल्य को ना समझेंगे, तो फिर वो लोग का मेहनत बेकार है कि नहीं है। तो इसीलिए जितने टीचर लोग, सर लोग आप लोग को यहाँ पर मदद करते हैं पढ़ाई में, हर क्षेत्र में आप लोग को हमेशा गाइड करते हैं, तो आपके लिए एक टारगेट बनाना होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। क्या करना होगा? एक टारगेट बनाना होगा, क्या करना है ना। किस क्षेत्र में आपको जाने की रुचि है। मुझसे जब पूछा गया था ना, मैं तीसरी क्लास में मैं पढ़ रहा था उस समय, तो मैं बोला था मैं टीचर बनूंगा, है ना। उसी दिन से टीचर का नकल करना स्टार्ट कर दिया था। जब मैं तीसरी क्लास में था, मैं बोला टीचर बनूंगा, उसी दिन से मैं टीचर का नकल करना स्टार्ट किया था। और तीसरी क्लास से मैं 10वीं क्लास तक अपना क्लास वाला को पढ़ाया। टीचर लोग पढ़ाते थे ना, जब भी क्लास खाली होती थी मैं अपने क्लास वाला लोग को क्लास लेता था, पढ़ाता था, है ना। तो वहीं से मुझे पढ़ने और पढ़ाने का एक्सपीरियंस बनता गया और इसी लाइन को मैंने चुना, पढ़ना और पढ़ाना, है ना। अभी भी मेरा रूटीन है, मैं 3 बजे उठता हूँ, जो भी मेरे पास किताब है, डायरी है, मैं पढ़ना लिखना शुरू कर देता हूँ। मेरा पढ़ाई टाइम का रूटीन है 11 बजे सोना, 3 बजे उठने का। आज भी और रूटीन है 11 बजे, कोई भी स्टडी करने के बाद मैं 11 बजे सोता था रात में, 3 बजे जगता था। ये स्कूल लाइफ की मेरा स्टोरी है ना। मेरा एक टारगेट था कि मास्टर टीचर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना। उसके लिए मैं नकल करता था हमेशा। तो आप लोग को आज मैं बता दूं कि आप लोग को एक टारगेट अपने कॉपी में बनाना होगा। क्या बनाना होगा? टारगेट बनाना होगा। आप क्या करना चाहते हैं, है ना। आप जब मैट्रिक लिखेंगे, मैट्रिक के बाद आपकी जो है ना पढ़ाई का सिलेबस जो चेंज हो जाता है, क्या क्या बनना है वहीं से रास्ता खुलता है।
एक टीचर ने मुझे बताया था, प्रकाश नगेसिया नाम है, बेटा मैट्रिक पास करोगे ना तो दुनिया देखने का दरवाज़ा खुलता है। जिस दिन मैंने मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न से जब पास हुआ, डिवीज़न देखा कि मैं फर्स्ट डिवीज़न हूँ, तो वो बात मुझे याद आई कि सर ने बताया था कि मैट्रिक पास करने के बाद दुनिया देखने का दरवाज़ा खुलता है। यानी कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं, इस देश में रहते हैं, इस राज्य में रहते हैं, उसके बारे में जानने और समझने के लिए सक्षम हो पाते हैं। उसी को उन्होंने बताया था कि दुनिया देखने के लिए दरवाज़ा खुलता है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, चूँकि मैट्रिक के बाद पढ़ाई का जो सिलेबस है, मैं बताया ना, चेंज हो जाता है। कुछ लोग आर्ट्स पढ़ते हैं, कुछ लोग साइंस पढ़ते हैं, कुछ लोग कॉमर्स पढ़ते हैं। बिजनेस करने वाले लोग कॉमर्स स्टडी करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंटिस्ट पढ़ने वाले लोग साइंस पढ़ते हैं, और बाकी लोग सामान्य डिग्री लेकर के पढ़ते हैं, जिसको हम लोग आर्ट्स बोलते हैं। समझ गए? हाँ, तो उस डिग्री को लेकर के भी लोग आगे की पढ़ाई करते हैं, उससे भी एक अफसर बना जा सकता है। हाँ, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए अलग पढ़ाई होती है, अकाउंटेंट बिजनेसमैन बनने के लिए अलग पढ़ाई होती है। बाकी जनरल हम लोग आर्ट्स पढ़ के एक IAS IPS बन सकते हैं, CO BDO बन सकते हैं, दरोगा बन सकते हैं, है ना, SP DSP बन सकते हैं। लेकिन डॉक्टर और बिजनेसमैन के लिए अलग पढ़ाई होती है। समझ गए? तो ये हुई पढ़ाई से संबंधित बातें। आगे मैं बताना चाहूँगा, आज हम लोग कोई भी फेस्टिवल, त्यौहार जब मनाते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ इतिहास, कुछ ना कुछ घटनाएं पहले घटी हुई है, उसी की यादगार में ये मनाया जाता है। ठीक है? तो आप सबसे पहले हमारी जो आदिवासी, जिसको हम लोग आदिवासी बोलते हैं ना, आदिवासी लोगों की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत खुद से तैयार की है। क्या क्या बनाए हैं आदिवासी लोग? अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी विरासत को खुद सींचे हैं, है ना। इसीलिए पूरे दुनिया के लोगों से आदिवासियों की कल्चर अलग है, रहन सहन, खान पान, है ना, बोली व्यवहार सभी अलग है। और इस अलग होने के नाते भारत देश में जब हम लोग निवास करते हैं ना, तो भारत देश के अंदर बहुत सारे आक्रमण हुए हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए, हमारी सभ्यता को मिटाने के लिए, हमारी इस साहित्य को मिटाने के लिए, है ना। क्या हुई? आक्रमण समझते हैं? आक्रमण मतलब क्या होता है? चढ़ाई किया गया, है ना, हाँ, खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए। तो सबसे पहले उसमें क्या था? आदिवासी की भाषा को ख़त्म करना, आदिवासी की संस्कृति को ख़त्म करना और आदिवासी विरासत को मिटाना। समझ गए? तो उसमें अनेकों तरह का जो हमारे समाज के साथ प्रताड़ना भी हुआ, शोषण, शासन और अत्याचार भी हुआ, आज भी हो रहा है ना। घून आए, शक आए, वीर आए, हाँ, उसके बाद आर्य आए, उसके बाद में फिर ब्राह्मण आया, मुगल आया, अंग्रेज, है ना, बहुत तरह के शासक आए। फिर भी आदिवासी संस्कृति को ख़त्म नहीं कर पाए, आदिवासियों की भाषा को ख़त्म नहीं कर पाए, आदिवासी साहित्य को मिटा नहीं पाए, आदिवासी विरासत को, है ना, बहुत प्रयास किए ख़त्म करने का, लेकिन आज भी बची हुई है। जिस भाषा में हम लोग बात करते हैं ना, कौन सी भाषा है? कुड़ुक, है ना। कुड़ुक जो हमारी भाषा है, आज इस कुड़ुक भाषा का बहुत बड़ा बड़ा विद्वान इसके पीछे लगे शोध करने के लिए।
कुड़ुख भाषा कब बना, कहाँ बना, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से इसकी कैसे शुरुआत हुई, आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसको खोज नहीं पाया। बाकी जितनी भाषाएं हैं, जितने लिपिबंध भाषा बनी हुई है, सभी का एक निर्धारित समय है, उस समय से शुरू हुआ है। लेकिन कुड़ुख भाषा आज तक कोई खोज नहीं पाया, कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, कौन बोलना शुरू किया, कौन कौन किसको क्या क्या बोलता है, इसको कौन सिखाया, कैसे सीखा, है ना। तो इसकी इतिहास आज तक दुनिया की कोई भी किताब में नहीं मिल पाई है। तो इतनी जटिल हमारी भाषा है। हमारी भाषा में जब हम बात करते हैं ना, तो दूसरा कोई लोग समझ नहीं पाता है। इसीलिए हमारे लोग को किसी लोग हराने नहीं सका, इसीलिए हमारे संस्कृति को मिटाने नहीं सका, इसीलिए हमारी विरासत को लोग रौंदने का प्रयास किया, लेकिन आज भी जीवित है। समझ गए? समझ में आ रही है? हाँ, इसी घटना और परिघटना को लेकर हमारे पूर्वजों ने एक त्योहार मनाना शुरू किया। जो जो संघर्ष करते आए ना, भाषा संस्कृति को बचाने के लिए जितने तरह के आंदोलन किए ना, उसी को एक त्योहार के रूप में वो लोग मनाना शुरू किए। जैसे अभी हम लोग इसके पहले क्या मनाए, करम, है ना। कर्मा नहीं करम होता है। आप लोग कर्मा बोलते होंगे ना, करम होता है। कर्मा किसी का नाम हो जाएगा, करम एक त्योहार है। समझ गए? करम त्योहार की लंबा कहानी है। जब करम का सीजन आएगी तो मैं बताऊंगा खीरी, है ना, करम क्यों मनाया जाता है, करम की उद्देश्य क्या था, और किस समय से कैसे शुरू हुआ करम मनाने की, उसका घटना परिघटना क्या थी, करम मनाने का महत्व क्या है, उसके अंदर खीरी क्या है ना। कभी मौका मिलेगा तो मैं करम की पूरी खीरी आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद करम के जस्ट बाद आता है जो हम लोग दशई बोलते हैं। आज वो दशई दशहरा बन गया है ना। दशहरा हमारा नहीं है, दशई है। दशई के बाद सोहराई आता है। सोहराई हमारा है, दीपावली हमारा नहीं है ना। तो सोहराई और दीपावली को एक साथ मिला दिया गया, दशई और दशहरा को एक साथ मिला दिया गया। दोनों में अंतर है। दशई की खीरी अलग है, दशहरा की खीरी अलग है, सोहराई की खीरी अलग है, दीपावली की खीरी अलग है। उसके बाद चले तो फिर आता है फग्गू। कुड़ुख में क्या बोलते हैं, फग्गू, लेकिन उसको होली के साथ मिला दिया गया। होली अलग है, फग्गू अलग है। समझ गए? तो ये तमाम जो हमारी संस्कृति में बना हुआ है। फग्गू किस लिए मनाते हैं हमारे पूर्वज, क्यों मनाते हैं, क्या घटना घटी थी, कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, उसका फग्गू का खीरी जब हम लोग सुनेंगे तब समझ में आएगा। और होली का अलग है कहानी, होली का दहन के बारे में बताता है लोग, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए अपनी संस्कृति को थोपने का प्रयास किया और हमारे त्योहारों के साथ अपने त्यौहार को मेल कर दिया, है ना। तो ये चीज़ को समझना होगा हम लोग को। इसके लिए हम लोग को कुछ कुछ क्लासें भी करनी होगी, है ना, जानने के लिए। तो आप लोग इस सारे चीज़ के अंतर को जान पाते हैं? हाँ, करम क्यों मनाते हैं सभी लोग जानते हैं? हाँ, कितने लोग जानते हैं? पूरे खीरी जानते हैं? सोहराई और दशई क्यों मनाते हैं, कितने लोग जानते हैं? फग्गू क्यों मनाते हैं, नहीं जानते हैं। तो जानना है ना, हाँ जानना है। उसके बाद हम लोग आते हैं सरहुल, है ना। सरहुल हमारा नहीं था, खद्दी था हमारा। क्या था? खद्दी। खद्दी समझते हैं क्या? सरहुल अभी बोला जाता है। ये सादरी हिंदी शब्द है सरहुल, कुड़ुख शब्द है खद्दी, है ना। तो इसका भी एक अलग इतिहास है, इसका भी अलग कहानी है, इसके लिए भी अलग परंपराएं हैं। तो खद्दी हम लोग क्यों मनाते हैं जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। तो ये सब चीज़ को हम लोग को जानेंगे तभी हम लोग आदिवासी की संस्कृति को बचा पाएंगे, ठीक है। आप सभी लोग
भविष्य की, है ना, पीढ़ी को चलाने वाले हैं। कौन है आप लोग? भविष्य की पीढ़ी को चलाने वाले। इस पीढ़ी के बाद इस समाज को कौन चलाएगा? आप लोग। तो जानेंगे तब ना। हाँ, शादी का अभी सीजन है ना। शादी में कितना सारा नेग होता है जानते हैं? देखे हैं? जानने का प्रयास किए? बांस का ही मड़वा क्यों गाड़ा जाता है? मड़वा के नीचे, मड़वा के ऊपर में हल क्यों लगाया जाता है ना? उसके नीचे सिलवट क्यों रखा जाता है? कल्याणी क्यों गाड़ा जाता है? जानने का प्रयास किए कभी? हाँ, तो जानना है। हाँ भाई, इतने सारे नेग क्यों किया जाता है? उसके लिए घटना परिघटना से संबंधित हमारे उसको भी सींचा गया है। हर 9 प्रकार के पौधों का प्रयोग किया जाता है शादी के समय, है ना। उसमें कुछ सजीव पौधे होते हैं, कुछ निर्जीव, जैसे हल, है ना, जुआट, सिलवट, लोढ़ा, है ना, ये सब का भी प्रयोग वहाँ पर आता है। लंबा कहानी है, उसके लिए एक एक विषय पर 1-2 घंटा का समय लगेगा, एक एक विषय को जानने के लिए। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे चूँकि ये छोटा समय है। और इसके बाद हम लोग यहाँ से शुरू संस्कृति से निकल रहे हैं, हम लोग आगे हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे मैं बता दूँ, ये हमारी, इसी को बोला जाता है रूढ़ी प्रथा। क्या बोला जाता है जी? रूढ़ी प्रथा। इतना सारा चीज़ है, जितना मैं बताया ना, इतना सारा चीज़ क्या है? रूढ़ी प्रथा। रूढ़ी का मतलब नियम, और उसको मानना प्रथा होता है। समझ गए? हाँ, जो नियम बना है उस नियम को मानने वाला, उसको क्या बोलते हैं? प्रथा, है ना। जो नियम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रूढ़ी। जिसको मानते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रथा, है ना। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे ना तो बहुत सारा गहराई है, बहुत सारा चीज़ अलग अलग, जो मैं बताया ना, ऐसे बहुत सारा चीज़ अलग अलग है और अलग अलग चीज़ वहाँ से मिलेगा। समझ गए? मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ, अब चलते हैं हम लोग व्यवस्था की ओर। व्यवस्था कहने का मतलब हमारा समाज में जो रहने सहने चलने भूलने की जो तौर तरीका है ना, उसको एक व्यवस्था के तहत गांव को संचालन किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? व्यवस्था की तहत, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? व्यवस्था। जैसे हम लोग अभी का समय में उसको व्यवस्था बोला जाता है, पाढ़ा व्यवस्था, है ना, बोलते हैं ना, पाढ़ा व्यवस्था ना। समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्था है जिसको पाढ़ा बोला जाता है। पाढ़ा का मतलब अभी का उसका संविधानिक तौर पर ग्राम सभा बोलते हैं। संविधानिक तौर पर अभी क्या बोला जाता है? ग्राम सभा, है ना। यानी एक छोटा इकाई है पाढ़ा, जिसको हम लोग गांव के लेवल में क्या बोलते हैं? ग्राम सभा, है ना। गांव के लेवल में क्या बोलते हैं? पाढ़ा व्यवस्था। उसी के अंदर ये सारे चीज़, सारे शक्ति को बांध करके रखा गया है। उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। क्या क्या करने से जुर्माना भी लगता है और हर्जाना भी देना पड़ता है ना। हाँ, क्या करना है क्या नहीं करना है वो पाढ़ा तय करती है। कौन तय करता है? पाढ़ा, ग्राम सभा तय करती है ना। किसके ऊपर गलती किया तो उसके ऊपर कितना जुर्माना लगेगा, है ना। हाँ, सुने हैं ऐसा ना। हाँ, तो ये ग्राम सभा जिसको एक व्यवस्था के तहत बांधा गया है, और वो ग्राम सभा का हम सभी सदस्य हैं। क्या है? सदस्य है। आदिवासी जीवन प्रणाली के अनुसार जिस दिन बच्चे का छठी हो जाता है, छठी कितना दिन में होता है? 6 दिन में। जिस दिन बच्चों की छठी हो जाती है ना, उसी दिन से समाज में उसका गिनती शुरू हो जाता है, आदिवासी परंपरा में। लेकिन अभी भारतीय शासन प्रणाली में, भारत की व्यवस्था में जब तक 18 साल नहीं होता है तब तक उसको सामाजिक रूप से अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन हमारा अधिकार कब मिल जाता है? छठी के बाद से ही अधिकार मिल जाता है। हम एक सामाजिक परिवार हो जाते हैं,
है ना। अगर कहीं पर मीटिंग हो, सभा हो, है ना, तो वहाँ पर बड़ा और छोटा नहीं देखा जाता है, मुंडी को गिनती किया जाता है ना। जैसे उसका उदाहरण है सेंद्रा, जानते हैं आप लोग? सेंद्रा में क्या होता है? जानवर मारता है ना। जानवर अगर मराया है ना, तो जितना मुंडी है, यानी जितने लोग गए हैं, छोटा है बड़ा है उससे मतलब नहीं है, सबके लिए हिस्सा मिलती है। कुत्ता अगर साथ में गया है तो कुत्ते के लिए भी हिस्सा मिलता है ना। जिनके पास मारने की औजार है उसके लिए भी अलग से हिस्सा मिलती है ना। तो ये जन्मसिद्ध अधिकार है। कौन सी अधिकार है जी? जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्म पाते ही ये अधिकार हम लोग प्राप्त करते हैं, समझ गए? जन्म पाते ही हम लोग इस अधिकार को प्राप्त करते हैं। इसको जन्मसिद्ध अधिकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जन्मसिद्ध अधिकार। जिस दिन हमारा ये नाभि काटा जाता है ना, हाँ, कुड़ुक में क्या बोलते हैं नाभि को? कुड्डा, है ना। तो नाभि काटने का भी नियम है, समझ गए? हाँ, लड़की बच्ची को नाभि को काटने के लिए बैंड सटाया जाता है, उसके बाद ब्लेड से काटा जाता है। लड़का बच्चा को नाभि को काटने के लिए फार सटाया जाता है, उसके बाद काटा जाता है। क्यों? बाद में जानेंगे, लंबा है इसके पीछे, है ना। हाँ, चूंकि लड़कियों की उत्तराधिकारी क्या होता है? खाना बनाने से संबंधित, साग काटने से संबंधित। लड़कों की उत्तराधिकारी क्या होता है? हल चलाना। समझ गए? हाँ, आया समझ में? तो इस तरह की हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है। कौन से अधिकार है? जन्मसिद्ध अधिकार। और लड़की बच्चियों का नाभि को दरवाजा के बाएं साइड गाड़ा जाता है, लड़का बच्चा को दाहिने साइड गाड़ा जाता है ना। क्यों गाड़ा जाता है? शादी में आप लोग देखे हैं, लड़का किधर बैठता है? दाहिने तरफ। लड़की किधर बैठती है? बाएं तरफ, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये अधिकार क्या, कौन सा अधिकार है जी? जन्मसिद्ध अधिकार। जन्मसिद्ध अधिकार। जन्म लेते ही हम लोग इस अधिकार को प्राप्त करते हैं, है ना। कब इस अधिकार को प्राप्त करते हैं? जन्म लेते ही इस अधिकार को प्राप्त करते हैं। समझ गए? हाँ, आए समझ में? अब हम लोग अधिकार में घुस रहे हैं। किस में घुस रहे हैं? अधिकार में। क्या क्या अधिकार है? ए बच्ची, अधिकार क्या क्या है? तो पहला अधिकार जान गए, जन्मसिद्ध अधिकार, यानी जन्म से ही सामाजिक रूप में हमको अधिकार प्राप्त हो जाता है। कोई भी चीज़ में हम लोग हिस्सेदारी का, शेयर लेने का अधिकार हमको मिल जाता है सामाजिक रूप से, है ना। अगर रोपा किसी का रोपना है, एक छोटी सी बच्ची भी रोप रही है तो उसको भी बनी दिया जाता है। देखे हैं गांव घर में दिया जाता है ना। हाँ, यानी कुछ भी काम अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए मजदूरी जो गांव घर की तय होती है, उसको उस अधिकार में बराबरी का हक है। किसी को छोटा है बोल करके कम दिया जाता है क्या? नहीं। उदाहरण में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी हमारी समाज है, और ऐसी समाज को निर्माण करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने आप को त्याग दिया है। इस समाज को, इस संस्कृति को बचाने के लिए, सजाने के लिए अपने आप को कुर्बान करते चले गए। उसी के विरासत को आज हम लोग चलाने का प्रयास करते हैं। समझ गए? हाँ, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा स्टेज की ओर। हाँ, किस किस समय क्या क्या अधिकार मिल गया आप लोग अभी तक समझ गए ना। हम लोग एक अधिकार लेवल में बैठ गए, है ना, लेकिन सरकारी रूप में हमको अधिकार नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा? 18 साल के बाद इस देश का नागरिक कहलाएंगे। अभी हमारी गिनती नागरिक में नहीं है। 18 साल जब हो जाएगी तो हमें नागरिकता प्राप्त होगा, देश की नागरिक, है ना, जिसको नागरिकता बोला जाता है। समझ गए? उसके लिए अलग अधिकार है। 18 साल के बाद कोई भी कहीं पर नौकरी, पेशा, काम, धंधा कुछ भी कर सकता है। 18 साल से पहले उसको काम करने का अधिकार नहीं है ना। उसके पहले उसका काम करने का अधिकार नहीं है, जो मौलिक अधिकार का हनन जिसको बोला जाता है ना। तो उसमें क्या है, भारत की संविधान में कुछ नियम लिखा गया है ना। अनुच्छेद 14 के तहत
बाल अधिनियम एक कानून बनाया गया है, यानी 18 साल से नीचे की बच्चों को किसी भी होटल में, दुकान में या कुली मजदूरी के रूप में अगर कोई काम कराता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और उसको जुर्माना भी दिया जाएगा। कोई भी होटल में या फिर कोई भी दुकान में कोई भी बच्चा को काम नहीं करा सकते हैं। उसमें शिक्षा का है ना मौलिक अधिकार प्राप्त है। 7 साल से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा लेने के लिए मौलिक अधिकार प्राप्त है। अगर 7 साल से 14 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसके माता पिता को कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, ये संविधान बोलता है। 7 साल से 14 साल तक का बच्चा को अगर स्कूल में एडमिशन नहीं है तो उसके माता पिता को भारत के संविधान के अनुसार जेल की सज़ा भी हो सकती है। यानी बच्चों को पढ़ाना ही है ना। इस अधिकार के तहत क्या है, 7 साल से 14 साल तक का बच्चा को स्कूल भेजना है, चाहे वो किसी भी स्कूल में जाए। समझ गए? हाँ, ये मौलिक अधिकार है। कौन से अधिकार है? मौलिक अधिकार। तो हमारी मौलिक अधिकार क्या है? शिक्षा लेना, है ना। चाहे जिस रूप से हम शिक्षा ले, भारत की शासन प्रणाली बोलता है कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली के तहत 7 साल से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा लेना है। यानी किसी भी विद्यालय में अगर जिनके माता पिता सक्षम नहीं हैं तो उनके लिए कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, जो अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है। भारत की संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है। जब आप लोग संविधान को स्टडी करने लगेंगे ना तो ये सारे चीज को पढ़ने के लिए मिलेगा, है ना। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारा चीज है जिसको हम लोग अभी से अगर जानने का प्रयास करेंगे तो आने वाला दिन में जब हम लोग मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए जब फाइनल करेंगे ना तो एक दिन विद्वान हम भी बनेंगे, शिक्षाविद बनेंगे। तब हम बुक लिखना शुरू करेंगे। जो किताब आप पढ़ रहे हैं ना, किनके द्वारा लिखा गया है? जो डिग्री हासिल किया है ना, जिनके पास डॉक्टर की उपाधि, पीएचडी जिसको बोला जाता है, पीएचडी करने के बाद ही उसको किताब लिखने के लिए उनको अनुमति मिलती है या उस किताब को मान दिया जाता है, वैल्यू दिया जाता है। अगर जिनके पास वो डिग्री नहीं है तो किसी वो पीएचडी डिग्री वाले लोग से उस किताब को वेरीफाई कराना होगा, कॉपीराइट कराना होगा, तभी उस किताब को समाज में पढ़ने के लिए दिया जा सकता है। तो आप लोग को ऐसा कुछ बनना है? आने वाला समय में विद्वान बनेंगे आप लोग? हाँ, राइटर बनेंगे आप लोग? हाँ, लेखक बनेंगे ना? नहीं बनेंगे? हाँ, बनेंगे। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ाई करना होगा, है ना, जानना होगा, सीखना होगा, तब तो सकेंगे आगे। ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं, मैं अधिकार से संबंधित बातें को बता रहा हूं ना। अब जो है कि हम लोग कुछ त्यौहार, अपने त्यौहार को छोड़ करके दूसरे त्यौहार को भी मनाते हैं। अपना त्यौहार के बारे में हम चर्चा किए ना। तो देश में 3 गो त्यौहार मनाया जाता है जिसको राष्ट्रीय त्यौहार बोला जाता है। कितना त्यौहार है? 3 गो त्यौहार है जिसको राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। वो क्या क्या है? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस, है ना। ये 3 त्यौहार क्या है? राष्ट्रीय त्यौहार, है ना, राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 15 अगस्त, है ना। 15 अगस्त क्या है? राष्ट्रीय त्यौहार है। किस रूप में मनाया जाता है? स्वतंत्र होने की उपलक्ष्य में मनाया जाता है ना। तो कब हम लोग आज़ाद हुए थे? 15 अगस्त 1947 को भारत की गजट में, है ना, 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेज प्रशासन के द्वारा एक अधिकार दिया गया था कि भारत की प्रणाली को आप चला सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पावर
उस गजट में क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर ऑफ पावर, है ना, सत्ता की हस्तांतरण, सत्ता की हस्तांतरण हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ पावर, है ना। हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, सत्ता की हस्तांतरण हुई थी, अंग्रेजों की शासन थी, उस शासन को भारत के लोगों को दे करके वो चला गया, है ना। तो उसको आज़ादी, भारत के संस्कृति में उसको आज़ादी के रूप में मनाना शुरू किया। तब भारत के पास सत्ता मिला शासन चलाने के लिए, तब भारत के कैसे चलाएगा इस पूरे देश को, है ना। उसके लिए 1946 में, 47 के एक साल पहले, भारत की प्रणाली को चलाने के लिए भारतीय संविधान की गठन हुआ था। उस भारतीय संविधान की बहुत सारे समिति बनी थी, प्रारूप समिति, 6 तरह की समितियां उसमें बनी है, जिसमें महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, है ना। उस भारत के संविधान को 46 में जब लिखना शुरू किए तो उसमें बहुत सारा चीज़ को, इस देश को कैसे चलाना है, इस देश में क्या क्या नियम होगा, क्या क्या लागू कराना है, उसके लिए बहुत लंबा समय लगा। जब 15 अगस्त 1947 को ये घोषणा होती है, सत्ता की हस्तांतरण होती है, भारत के लोगों को अंग्रेज सत्ता चलाने के लिए सौंप के जाते हैं, तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। डायरेक्टली उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, है ना। अटल भी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वित्त मंत्री थे। ऐसे ही सभी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? राष्ट्रपति, है ना। ऐसे भारत के लोगों को एक कमेटी बना करके सत्ता चलाने के लिए दिया गया पावर, है ना, शक्ति दिया गया। तो अब ये पूरी व्यवस्था को कैसे चलाए, उसके लिए सभी लोग बैठे और एक विचार किए, संविधान निर्माण को बेहतरीन रूप से प्रभावी बनाने के लिए रणनीति बनता है और कॉपीराइट शुरू होता है, लिखना शुरू होता है। तो उसी समय से ये आंकड़ा मिलता है 2 साल 11 महीना 18 दिन, 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखा करके तैयार हो गया था। 15 अगस्त जो सरकार बनी ना, वहाँ से शुरू होता है 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान बन करके तैयार हो जाता है। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। अब जो है भारत के संविधान को लागू कब करना है, बन तो गया, लागू कब करना है, तो उसी समय एक डिसीजन आता है, एक फैसला आता है कि 26 जनवरी, एक महीना बाद, है ना, 26 जनवरी 2 महीना के बाद 26 जनवरी 1950 को ये पूरे प्रारूप को लागू करने के लिए दिन रखा गया, 26 जनवरी 1950। तो इस दिन गणतंत्रता दिवस के नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? गणतंत्र। गणतंत्र मतलब क्या होता है? गणतंत्र मतलब क्या होता है? गणतंत्र नियम कानून से हम सभी लोग बंध गए, है ना। गणराज्य यानी सभी के लिए नियम और कानून बन गया, उसी नियम कानून के अधीन में रह करके हमको काम करनी है, चलनी है ना। तो उसको गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 से। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है, 1947 से पहले
भारत देश को कौन चलाता था? अंग्रेज। अंग्रेज अपनी शासन प्रणाली से चलाते थे। अंग्रेज कब आए थे? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी युद्ध कराया था। 1765 से अंग्रेजों की आगमन यहाँ सिलसिलेवार रूप से लागू होता है ना। 1757 से वो नियम और कानून को हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है। वहीं से अंग्रेजों की गिनती शुरू हो जाती है 1757 से। 1758 से नियम और कानून कायदा बनाना शुरू कर देता है ना। और 19वीं सदी में उस नियम कानून को लागू करने का प्रयास करना शुरू करता है। उससे पहले कौन चलाता था देश को? 1757 से पहले कौन चलाता था देश को? मुगल। मुगल कौन है? हाँ, मुगल। मुगल कौन थे? मुस्लिमों का शासक है ना। हाँ, शेर खान, हुमायूं, बाबर, अकबर, बहुत सारे नाम है। ये लोग शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, है ना। तो ये सभी क्षेत्र में इन लोग की शासन नहीं चलती थी। उसी बीच में हमारी भी शासन प्रणाली थी, जो हम लोग चर्चा किए ना। क्या हमारी शासन प्रणाली क्या थी? पढ़ा, है ना। अपने अपने क्षेत्र में हमारे लोग भी अपना शासन चलाते थे, जिसमें मुगलों का हस्तक्षेप नहीं था, अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं हो पाया। इसलिए अंग्रेज समझौता करने के लिए कानून बनाते गया। हमारे साथ समझौता करके कानून बनाया है, समझ रहे हैं? हमारे साथ क्या करके कानून बनाया? समझौता करने का एवज में कानून बनाना पड़ा अंग्रेज को। मुगल ने भी हमारे ऊपर टैक्स थोपा था। महुआ का पेड़ जो है ना, उसका टैक्स देना पड़ेगा। आम का पेड़ को टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, कटहल का पेड़ को टैक्स देना पड़ेगा। हाड़ी आप बनाएंगे उसको टैक्स देना पड़ेगा, समझ गए? आप खेत में कुछ उगाएंगे उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हमारे लोग टैक्स देने से इनकार करते गए। मुगल को भी टैक्स नहीं दिया, जिसको आज मलगुजारी बोला जाता है ना। मुगलों के द्वारा 1505 ईस्वी में अमीन का बहाल किया गया था। किसकी बहाली हुई थी? अमीन की। कौन सा ईस्वी में? 1505 ईस्वी में। अमीन का मतलब होता है ईमानदार, जमीन का मापी करने वाला, है ना। अमीन 1505 ईस्वी में। वो किससे नापता था? ये उंगली देख रहे हैं ना, हाँ, ये उंगली से नापना शुरू किया था। उंगली के बाद बित्ता, बित्ता के बाद हाथ, हाथ के बाद डेग, है ना। डेग के बाद फीट, है ना। तो इस तरह से जो है ना 1 फीट होता है। 1 फीट बनाने के लिए उन्होंने अंगुली का प्रयोग किया। 16 अंगुली में 1 फीट होता है, समझ गए। एक हाथ में 1.5 फीट होता है। एक डेग में 3 फीट होता है। ऐसे वो लोग नापते थे, समझ गए। उस समय की नापी ऐसे थी। और वो लोग ज़मीन को टैक्स लगाने के लिए प्रयास किया, इसीलिए वो लोग नापी जोखी करवाना शुरू कर दिया था 1505 ईस्वी से। अंग्रेज जब आया तो इसी फार्मूला को हमारे ऊपर थोपने का प्रयास किया। जो भी ज़मीन आपके पास है, ज़मीन को टैक्स देना होगा। अगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो आपकी ज़मीन को नीलामी किया जाएगा, है ना। इसी समझौता को लेकर के हमारे पूर्वज लोग लड़ना शुरू किया और कभी भी उसकी अधीन को स्वीकार नहीं किया। सभी लड़ते लड़ते इस परंपरा को बचा करके रखे। उसी की आज जो है ना बात होती है, आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की सभ्यता, आदिवासियों की जल जंगल जमीन पर अधिकार है। क्योंकि इसको बचाने के लिए हमारे लोग ही संघर्ष किया है। इसीलिए भारत के संविधान में सभी चीज़ों को होते हुए, संविधान का मतलब होता है समजोड़ विधान, जिसको संविधान बोलते हैं, समजोड़ विधान, है ना। सबके लिए सामान्य रूप से विधि बना हुआ है, नियम बना हुआ है, उसको संविधान बोलते हैं।
तो उस संविधान के अंदर में हमारे लिए भी शक्ति दिया गया 5वीं अनुसूची के नाम से और 6ठी अनुसूची के नाम से। भारत की संविधान में 4 तरह की शासन प्रणाली बनाई गई थी। कितने तरह की? 4 तरह की शासन प्रणाली बनाई गई थी। सबसे पहले सामान्य कानून बनाया गया, है ना। सामान्य कानून मतलब सामान्य रूप से चलाने वाले, और एक 5वीं अनुसूची जो आदिवासी क्षेत्र में चलाए जाने वाले कानून, 6ठी अनुसूची जो आदिवासी क्षेत्र में ही चलाने वाले कानून। तो 2 कानून हमारा था, 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची, जो भारत की संविधान के अनुच्छेद 244 1 और 244 2 लिखा गया है ना। 244 1 और 244 2। 244 1 जो है 5वीं अनुसूची है, 244 2 जो है 6ठी अनुसूची है। तो 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 4 राज्य हैं। कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 गो राज्य है 6ठी अनुसूची। बाकी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान ये 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं। ये सभी राज्य 5वीं अनुसूची के तहत 10 राज्य आते हैं। 4 राज्य 6ठी अनुसूची, 10 राज्य 5वीं अनुसूची। कितने राज्य हो गए? 14 राज्य। यानी 14 भारत का साम्राज्य में 14 राज्य में आदिवासियों का शासन चलेगा। आदिवासियों की परंपरा के तहत वो लोग अपने शासन व्यवस्था को चलाएंगे। बाकी कितना बचा? 14 के बाद बाकी कितना बचा? भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो 14 राज्य में जो है वो 13 राज्य में, 14 बचा ना, 13 राज्य में सामान्य कानून चलेगा। यानी पूरे सामान्य रूप से चल। मैया, वाई आर यू टॉकिंग? 13 राज्य में सामान्य कानून चलेगा। एक राज्य जो है वो भी अलग चलेगा, जम्मू कश्मीर। 370 और 35A अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को अलग रखा गया। जो भारत की जो राज्य क्षेत्र है उससे अलग कानून चलेगा जम्मू एंड कश्मीर के लिए, है ना। जहाँ पर तिरंगा झंडा भी फहराने के लिए जो है ना वो लोग का आदेश नहीं था। तिरंगा झंडा हम लोग फहराते हैं ना, जम्मू कश्मीर में उस 370 के तहत उस झंडा को फहराने का भी अलाउ नहीं था। यानी उस जम्मू कश्मीर में कोई भी राज्य से लोग वहाँ पर बिजनेस करने के लिए, रहने के लिए नहीं जा सकता है। घूमने के लिए जा सकते हैं, बिजनेस करने और रहने के लिए नहीं जा सकते। वैसा कानून 370 के तहत बनाया गया था, जो अनुच्छेद 35A में उसको लिखा गया है। समझ गए? भारत की संविधान के तहत हम लोग बात कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? हाँ। इसके बाद बहुत सारा नियम कानून बना, है ना। इसके पहले भी बहुत सारा नियम कानून बना। ये तो मैं संविधान बनने की बाद की बात को बता रहा हूँ। उसके पहले हमारे लिए बहुत सारा नियम और कानून बना है। छोटा सा मैं बता दूँ, जो लोग याद कर पाएंगे वो लोग याद करेंगे, ठीक है। नियम कानून बनाने के लिए जब शुरू होती है तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में अंग्रेज बनाता है। उसके पहले 1791 में, है ना, 1791 में चीर अस्थाई बंदोबस्ती होती है। चीर अस्थाई बंदोबस्ती होती है। और 1793 में चीर अस्थाई बंदोबस्ती होती है। बंदोबस्ती मतलब समझते हैं? जमीन को जितना लोग जो है ना वो बंदोबस्त किए, बनाए हैं, है ना, बंदोबस्ती उसको बोला जाता है। समझ गए? हाँ। तो ये कानून 1793 से बनना शुरू हुआ था। लेकिन अंग्रेज जब आया तो अंग्रेज जो है ना बीच बीच में वो अपना कानून बनाना शुरू किया 1858 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं, भारत शासन अधिनियम, जिसमें अंग्रेज जो है अपना शासन को चलाने के लिए अपना नियम कानून बनाया। आदिवासी क्षेत्र में उस कानून को नहीं थोपेगा, है ना, ऐसा समझौता हुआ था। समझ गए? उसके बाद 1858 के बाद 1860 में कानून बना, IPC,
इंडियन पैनल कोड, है ना, भारतीय दंड संहिता, समझ गए। जो कोई भी हत्या माने किसी को मारेगा, किसी को काटेगा, किसी को मर्डर करेगा, किसी को लूटेगा, उसके लिए आईपीसी धारा से जेल भेजा जाता है, समझ गए। जेल जितना लोग जाते हैं ना, उनके ऊपर आईपीसी धारा लगाया जाता है। 557 धारा है आईपीसी में। कितनी धारा है? 557 धारा है। कोई भी गलत करेगा उसके लिए उस धारा के तहत जेल भेजा जाता है, समझ गए। उसके बाद 1860 के बाद 1870-71 में, है ना, रोलैक्ट एक्ट बनता है। फिर 1774 में आदिवासी शेड्यूल एक्ट बनता है। 1872 में बम्बई, कोलकाता, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना होती है, समझ गए। तो वो कोर्ट कचहरी का शुरुआत वहीं से शुरू हो जाता है ना। आईपीसी बना तो जेल की शुरुआत हो गई, और 1871-72 से कोर्ट कचहरी की शुरुआत हो गई। उस समय सुप्रीम कोर्ट लंदन में था, अंग्रेज के पास, है ना, समझ गए। वहीं से कोर्ट कचहरी की शुरुआत होती है। आगे चल कर के 1894 में, 1894 के पहले 1885 ईस्वी में बंगाल रेगुलेशन एक्ट बनती है। भूमि से संबंधित जमीन के बारे में बंगाल में नियम बनता है। जो हम भी बंगाल प्रांत में थे, किस प्रांत में थे? बंगाल। उस समय बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल एक ही प्रांत में आता था, अलग नहीं था, समझ गए। हम लोग बंगाल प्रांत में थे। 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार अलग होता है। 1936 ईस्वी को बंगाल से उड़ीसा अलग होता है। उसके बाद 2000 में बिहार से झारखंड बनता है, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ बनता है ना। ऐसे राज्य की बंटवारा हुई है, समझ गए। तो उस समय नियम बंगाल रेगुलेशन एक्ट बना। उसके बाद 1894 ईस्वी में भूमि अधिग्रहण और वन अधिनियम बना। क्या क्या बना? भूमि अधिग्रहण और वन अधिनियम बना। भूमि अधिग्रहण मतलब जमीन लेना, वन अधिनियम मतलब जंगल को, है ना, बचाने के लिए, फॉरेस्ट एक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। वहीं से शुरू होता है नियम कानून की पोटली बनना, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं 1897, हाँ, बिरसा मुंडा की उलगुलान, हाँ सुने हैं ना। वहीं से सेंटी एक्ट बनना शुरू होता है ना। सेंटी एक्ट जानते हैं? हाँ, CNT एक्ट जानते हैं? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बोला जाता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम हिंदी में बोला जाता है काश्तकारी, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, हाँ, TNC एक्ट, हाँ, सेंटी एक्ट। तो उसके तहत जमीन जो है उसका सर्वे सेटलमेंट स्टार्ट होता है, और सेंटी एक्ट के तहत आदिवासी को ज़मीन को रखा जाता है। यानी आदिवासी का ज़मीन गैर आदिवासी लोग नहीं ले पाएंगे सेंटी एक्ट कानून के तहत। कोई भी आदिवासी का ज़मीन गैर आदिवासी नहीं ले पाएंगे। किस कानून के तहत? सेंटी एक्ट। कब बनना शुरू हुआ? 1897 से। बन के कब तैयार हुआ? 1903 ईस्वी में। बन के कब तैयार हुआ? 1903 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था? 1897 में। कब पूरा हुआ? 1903। लेकिन लागू नहीं हुआ। 1903 में लागू नहीं हुआ। क्यों लागू नहीं हुआ? क्योंकि टाटा कंपनी को जमशेदपुर में फैक्ट्री के लिए बैठाना था। टाटा कंपनी को जमशेदपुर में ज़मीन देना था, इसलिए सेंटी एक्ट लागू नहीं हुआ। तो 1905 ईस्वी में टाटा कंपनी आया, है ना, समझ रहे हैं? टाटा कंपनी कब आया? 1905 ईस्वी में आया और ज़मीन ले लिया। भूमि अधिग्रहण के तहत ज़मीन ले लिया।
टाटा कंपनी जो है ना 86 गांव, टाटा कंपनी खुला है ना, 86 गांव को लिया गया, आदिवासी का गांव को 86 गांव को लेकर के टाटा कंपनी 1905 में शुरू किया। 1907 में स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर समझते हैं, प्लांट अपना बना करके रेडी कर दिया। तब जो है 1908 ईस्वी 11 नवंबर 1908 ईस्वी को सेंटी एक्ट को लागू करता है। पहले टाटा कंपनी को बैठाता है, उसके बाद सेंटी एक्ट को लागू करता है। उसके बाद 1914 में विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, समझ गए? हाँ, 1912 में बिहार और बंगाल की बंटवारा होता है, 14 में विश्व युद्ध शुरू हो जाती है। उसके बाद 1919 में फिर ये आता है समय, यहाँ पर कानून बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बिल लाया जाता है और वहाँ पर एक नियम और बनाता है। उसके बाद 1935 आया, 1935 में कानून बना, उसके बीच में बहुत सारा कानून बना हुआ है। विल्किंसन रूल 1832 में बना है। हाँ, एट्रोसिटी एक्ट सुने हैं आप लोग? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम, जिसको एट्रोसिटी एक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एट्रोसिटी एक्ट। यानी आदिवासियों के साथ कोई भाषाई शब्द का भी यूज करेगा ना, गाली गलौज जाति सूचक शब्द कुछ भी बोलेगा तो एट्रोसिटी एक्ट लग जाएगा उसके ऊपर, है ना। आदिवासी लोग को अगर कोई मर्यादित भाषा, कोई कोल कुकुर बोलता है ना, बोल देगा तो उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा उसको। एट्रोसिटी में पावर है। कोई गाली दिया ना, उसके लिए भी एट्रोसिटी एक्ट लागू हो जाता है। 1969 में लागू हुआ, है ना, एट्रोसिटी एक्ट, है ना। उसके बाद आया 1996 पेशा एक्ट, हाँ, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, हाँ, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार, हाँ, पेशा एक्ट। अभी जो पेशा का आप लोग सुन रहे हैं नाम ना, ये 1996 में बना। उसके बाद आया फॉरेस्ट एक्ट 2006 में आया। भूमि अधिग्रहण लैंड रेवेन्यू रूल जो है 1913 में बना, है ना। ऐसे करते करते कानून की पूरे जो है ना निर्माण हुआ और हमारा जितना हक और अधिकार थी उसको छीनने का प्रयास किया गया। फॉरेस्ट एक्ट के तहत, भूमि अधिग्रहण बिल के तहत, है ना, और पेशा कानून के तहत हमारा अधिकार को हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया। तो ये सारे चीज़ को कौन जानेगा? हाँ, आप लोग को जानना होगा। भविष्य के आप लोग जो है ना समाज का निर्माता बनेंगे, तो ये आप लोग को मूल शिक्षा के साथ इस तरह के शिक्षा की भी जानकारी आप लोग को लेनी है, समझ गए? हाँ, इस तरह की शिक्षा स्कूल में आप लोग को पढ़ने को मिलती है? नहीं मिलती है। क्योंकि भारत के संविधान में जितने सारे जो अधिकार दिया गया है ना, उस अधिकार को लेकर के किताब का सिलेबस में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इन तमाम अधिकार के बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो इसी के लिए हम लोग जानने के लिए आज जो है ना बुधवीर जैसा लुड़कुड़िया का संचालन करने की ज़रूरत पड़ रही है, इन तमाम बातों को बताने के लिए, है ना। तमाम हक अधिकार के आदिवासियों के हित में जितना लिखा गया है, जितना बताया गया है, उन बातों को जानने के लिए, समाज तक पहुंचाने के लिए बुधवीर लुड़कुड़िया जैसे विद्यालय की आवश्यकता पड़ रही है। नावरपुप ट्रस्ट संस्था की ज़रूरत पड़ रही है। चूँकि हम आज जिस भी विद्यालय में पढ़ेंगे ना, वहाँ पर की जो भी सिलेबस है, जो भी किताबें हैं, इन तमाम हमारे नेक दस्तूर, हमारी भाषा संस्कृति, हमारी हक अधिकार की पढ़ाई नहीं होती है ना। जो हम किताब पढ़ते हैं उसमें है नहीं है। तो इसके लिए हम लोग इस विषय को अलग से जान पाएँ, पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, इसके लेकर के जो है ना इस तरह के हम लोग का ज़रूरत पड़ती है समाज को निर्माण करने के लिए। तो क्या आप लोग कल का सिपाही बनने के लिए तैयार हैं? इन तमाम शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं? हाँ, तो इसके लिए हम लोग बीच बीच में, है ना, कभी महीना में, कभी 15 दिन में जो लोग ऐसे विषय को जानने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, है ना,
हाँ, रुचि रखते हैं, वैसे वैसे लोग को ही इस क्लास में लाया जाएगा तो अच्छा होगा। ठीक है, हाँ, जितने लोग जानने की रुचि रखते हैं वैसे लोग को हम लोग बीच बीच में ऐसी क्लास के बारे में जानकारी देंगे ताकि आने वाला समय में आप एक लीडर बन पाए, है ना। हाँ, लीडर बन पाए, सारा चीज़ की जानकारी आपके पास हो और आप समाज के हित के लिए भविष्य में काम कर पाए। समझ गए? हाँ, तो इस लंबा हम लोग बहुत लंबा बात किए, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा अभी, है ना। कहीं कहीं पर आया होगा, कहीं पर नहीं आया, क्योंकि लंबा टॉपिक पर हम लोग चर्चा किए। मैं बताया ना, एक एक विषय पर बात करने के लिए एक एक घंटा का समय लगेगा, है ना। एक एक विषय पर बात करने के लिए एक एक घंटा का समय लगेगा, इसलिए सभी विषय के बारे में मैं आज बताने का प्रयास किया। ये आप लोग के लिए कास्टिंग है। क्या है? पिक्चर में कास्टिंग देखते हैं ना, हाँ, रोल शुरू होता है सबसे पहले। हाँ, तो ये तमाम विषय को जानने के लिए आप लोग को कितना दिन लगेगा? हाँ, कितना दिन लगेगा? हाँ, इन तमाम चीज़ को जानने के लिए मुझे 10 साल लगा है। समाज के बारे में सारे चीज़ को जानने के लिए 10 साल लगा है। 10 साल से अध्ययन करने के बाद इतना सारा चीज़ को मैंने संग्रह कर पाया हूँ, है ना। जितना सारा नियम कानून लिखा हुआ है ना, मेरा मेमोरी में सेव हो गया है। समझ गए? हाँ, तो ऐसी क्लास आप लोग के लिए होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो हम लोग, जब मैं यहाँ रहूँगा ना, बीच बीच में प्रयास करेंगे कभी संडे को, है ना, इस तरह के विषय पर हम लोग एक विषय पर चर्चा करेंगे। इतना लंबा चर्चा नहीं करेंगे, एक विषय जो आप लोग को इंटरेस्ट लगे उसी विषय से शुरू करेंगे। जिस विषय में आप लोग को जानने की इच्छा होगी उसी जगह से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है? हाँ, कैसा रहेगा? चलिए, तो आज इतने ही हम लोग जानेंगे। और मैं पूछूंगा, मैं बोला था ना कि कितने लोग बता पाएंगे। हाँ, अब आप लोग बताइए कि कितने लोग बता पाएंगे जितना मैं बताया। थोड़ा सा हाथ को उठाना है। कॉन्फिडेंस किनके ऊपर है? केवल हाथ उठाना है। कितने लोग बता पाएंगे? हाँ, जितना बता पाएंगे उतना ही बताना है, पूरा नहीं बताना है। कितने लोग बता पाएंगे? चलिए, आप खड़ा हो जाइए। क्या नाम हो बाबू आपका? प्रियांशु राम। बताइए, संक्षेप में बताना है ना। सुनेंगे आप लोग? पाए? हाँ, उसी से संबंधित कुछ टॉपिक पर आप बताइए। शासन प्रणाली और हमारे आदिवासी व्यवस्था में पहला अंतर है जन्मसिद्ध अधिकार और मौलिक अधिकार, है ना। भारत की शासन प्रणाली मौलिक अधिकार देती है, हमारी परंपरा जन्मसिद्ध अधिकार देती है ना। ऐसे कुछ कुछ चीज़ों को देखते जाना है, समझते जाना है, तब जल्दी समझ में आएगा। हाँ, चलिए, और क्या समझ पाए? जो आप समझ पाए हैं उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक, ठीक है। चलिए, तो ऐसे सभी लोग को प्रयास करना है, एक ही बार में नहीं होगा, है ना। धीरे धीरे प्रयास करना है। आप बार बार इसको सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो आपके अंदर वो रुचि आएगी। ठीक है, इतना ही बोल के मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। फिर से सभी को धन्यवाद ना।